हेलो दोस्तों, एसएम कॉलेज ऑफ नर्सिंग के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। इस चैनल को सब्सक्राइब करें। नई वीडियो के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन पर प्रेस करें। नई वीडियो के नोटिफिकेशन आपके पास अपने आप आ जाएंगे। Today, pharmacology department, I am taking beta blockers drugs. In beta blockers, I am discuss about the classification of beta blockers, introduction of beta blockers, and these dose and its all mechanism of actions. The pharmacological actions are in this chapter. तो सबसे पहले हम बीटा ब्लॉकर्स के इंट्रोडक्शन के बारे में डिस्कशन कर लेते हैं कि बीटा ब्लॉकर्स ड्रग्स क्या होते हैं। पहली बात, हम एंटी एंजाइनल ड्रग्स के बारे में डिस्कशन कर रहे थे, जिसमें हमने एंटी एंजाइनल ड्रग्स में नाइट्रेट्स ड्रग्स के बारे में डिस्कशन कर लिया था। नाइट्रेट्स के बाद में हम बीटा ब्लॉकर्स ड्रग को लेके आए हैं। बीटा ब्लॉकर्स ड्रग्स के अंदर सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन की बात करें तो ये सिम्पैथोमिमेटिक ड्रग्स होती हैं। सिम्पैथोमिमेटिक ड्रग्स वे ड्रग्स होती हैं जो क्या करती हैं, जो एक्शंस होती हैं, जैसे बीटा रिसेप्टर्स हैं, जो बीटा रिसेप्टर्स पर जो एक्शंस हो रहे हैं उनको इन्वर्स करती है, मतलब डिक्रीज करती है, उनको ब्लॉक करती है या इनहिबिट करती है। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं बीटा रिसेप्टर्स कहाँ मौजूद होते हैं। तो देखिए, बीटा रिसेप्टर्स होते हैं ब्रोंक्यूल्स, ठीक है, और दूसरा हार्ट में होते हैं, हार्ट, यूरिनरी ब्लैडर, ठीक है, ये जगह पर बीटा रिसेप्टर्स मौजूद होते हैं। देखिए, बीटा रिसेप्टर को ब्लॉक करना, यानी कि जैसे ब्रोंकियो डायलेशन होता है बीटा रिसेप्टर्स की वजह से, बीटा की वजह से, ये क्या करते हैं, इसको कंस्ट्रिक्ट करते हैं, सॉरी, ब्रोंकोडायलेटर, ब्रोंकियोस क्या होते हैं, कंस्ट्रिक्ट होते हैं, तो इसको डायलेट करते हैं, ये डायलेशन का काम करते हैं। कौन करता है? बीटा ब्लॉकर्स करते हैं, ठीक है। हार्ट रेट बढ़ रही है, ठीक है। सिम्पैथोमिमेटिक का मतलब होता है जो सिम्पैथो ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम में सिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम जो इफेक्ट डालती है उसको इंक्रीज करना, ठीक है, और जो बीटा रिसेप्टर्स होते हैं उसकी एक्शन को क्या करना, इनहिबिट करना। हम बात करते हैं ब्रोंकियोल्स के अंदर जो सिम्पैथोमिमेटिक्स एक्शंस होते हैं वो होते हैं कंस्ट्रिक्ट होने, डायलेशन वाले, तो डायलेट करते हैं इसको, ठीक है। दूसरा, हार्ट के ऊपर जब हार्ट रेट इंक्रीज हो रही होती है तो उसको क्या करते हैं, ये डिक्रीज करते हैं, डिक्रीज द हार्ट रेट। सिम्पैथेटिक एक्शन है डिक्रीज द हार्ट रेट, ठीक है। यूरिनरी ब्लैडर कंस्ट्रिक्ट होती है, तो उसको क्या करते हैं, ये रिलैक्स करते हैं, रिलैक्स ब्लैडर मसल्स, ठीक है। तो बीटा ब्लॉकर्स जो ड्रग बनी थी, दो तरह के रिसेप्टर्स होते हैं बीटा ब्लॉकर्स में, बीटा में भी, बीटा 1 एंड बीटा 2, ठीक है। बीटा 1 होते हैं, अदर पार्ट में देखने को मिल सकता है, लेकिन बीटा 2 रिसेप्टर्स है वो कार्डियोसेलेक्टिव होते हैं रिसेप्टर्स, वो हार्ट में ज्यादातर पाए जाते हैं। तो अब हम इसके बारे में डिस्कशन कर लेते हैं कंप्लीटली। सबसे पहले जो कार्डियोसेलेक्टिव और नॉन कार्डियोसेलेक्टिव जो बीटा ब्लॉकर्स ड्रग्स होते हैं उनके बारे में डिस्कशन कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे इसके क्लासिफिकेशन के बारे में। क्लासिफिकेशन ऑफ बीटा ब्लॉकर्स। बीटा ब्लॉकर्स का क्लासिफिकेशन दो तरीके का है। फर्स्ट वन, नॉन सेलेक्टिव ड्रग्स। नॉन सेलेक्टिव ड्रग्स के अंदर आते हैं प्रोप्रानालोल, दूसरा है पिंडोलॉल,
तीसरा टेमोलोल। तो ये जो ड्रग्स हैं, ये ड्रग्स किसमें आते हैं? नॉन सिलेक्टिव ड्रग्स के अंदर आते हैं। एक और होता है ड्रग्स इसमें लेबेटेलोल। ठीक है, लेबेटेलोल। ये ड्रग्स 4 ड्रग्स हैं जो इसके अंदर हमारे नॉन सेलेक्टिव बीटा ब्लॉकर्स के अंदर आते हैं। दूसरे हम बात करते हैं कार्डियो सिलेक्टिव बीटा ब्लॉकर्स। कार्डियो सिलेक्टिव मतलब जो हार्ट के सिस्टम के अंदर दे सकते हैं हम। कार्डियो सिलेक्टिव बीटा ब्लॉकर्स, उसमें आता है, इसमें आएंगे मेटाप्रोनालोल, एटेनोलोल, मेटाप्रोनालोल, एटेनोलोल, एसेनोलोल, एस्ब्यूटोल, सॉरी, उसके बाद बिसोलोल, बिसोप्रोलोल, बिसोप्रोलोल, फिर स्मोलोल, बिटॉक्सोलोल, बिटॉक्सोलोल and nebivolol। नेबिवोलोल, ठीक है, ये ड्रग्स हैं जैसे मेटाप्रोनालोल, एटेनोलोल, एसेब्यूटोल, बिसोप्रोलोल, स्मोलोल, बिटॉक्सोलोल, नेबिवोलोल। ये जितने भी ड्रग्स हैं लास्ट में LOL आते हैं जिस ड्रग्स के, वो ड्रग्स किसमें आते हैं? बीटा ब्लॉकर्स में आते हैं। ठीक है, बीटा ब्लॉकर्स की ये पहचान है, इस ड्रग्स की पहचान होती है बीटा ब्लॉकर्स की। उसके बाद में क्लासिफिकेशन के बाद में हम अलग अलग ड्रग्स के उनके फार्माकोलॉजिकल एक्शन, फार्माकोकाइनेटिक एक्शन, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन के बारे में हम डिस्कशन कर लेते हैं। तो बीटा ब्लॉकर्स में सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं नॉन सिलेक्टिव कार्डियोवास्कुलर, नॉन सिलेक्टिव ड्रग्स के अंदर। नॉन सिलेक्टिव अगर ड्रग्स की हम बात करें उसमें आता है सबसे पहले हमारा प्रोप्रानालोल। आज हम प्रोप्रानालोल ड्रग के बारे में डिस्कशन करेंगे। तो प्रोप्रानालोल ड्रग्स हैं, उसके बारे में डिस्कशन की अगर हम बात करें तो इसका फार्माकोलॉजिकल एक्शन सबसे पहले देख लेते हैं। वैसे तो ये हार्ट पर इतना ज्यादा इफेक्ट नहीं डालता है, लेकिन अगर हम इसको कार्डियोवास्कुलर सिस्टम में, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम के अंदर, सीवीएस सिस्टम में अगर इस ड्रग का फार्माकोलॉजिकल एक्शन देखें तो ये डिक्रीज करता है हार्ट रेट को, हार्ट रेट को डिक्रीज करता है। सिंपैथेटिक एक्शंस को ये इंप्रूव करता है, हार्ट रेट को डिक्रीज करता है। ठीक है, उसके बाद में हम बात करें सेकंड फार्माकोलॉजिकल एक्शन में, ये क्या करता है? डिक्रीज द हार्ट रेट। दूसरे सिस्टम की बात हम दूसरे सिस्टम के अंदर करेंगे, इसमें कार्डियोवास्कुलर की बात कर रहे हैं तो हम सीवीएस सिस्टम को लिया है हमने। उसके बाद में हम फार्माकोकाइनेटिक एक्शन की बात करें तो फार्माकोकाइनेटिक एक्शंस में क्या करते हैं? ये फार्माकोकाइनेटिक्स में ये वेल एब्जॉर्बेबल ड्रग्स होते हैं, ओरली वेल एब्जॉर्ब, ठीक है, और साथ साथ में लो इसकी क्या होती है? बायोअवेलेबिलिटी। बायोअवेलेबिलिटी कितनी होती है? लो होती है। कारण क्या होता है? वही हाई फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म, फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म हाई होने की वजह से लो बायोअवेलेबिलिटी होती है। जो प्रोप्रानालोल होता है
इसका जो प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग है वो कितनी होती है, 90% होती है। मतलब ये अगर हमने इसको दिया, ये एब्जॉर्ब तो अच्छे तरीके से हो गई, लेकिन सर्कुलेशन के अंदर जाने के बाद ये इसकी जो बायोअवेलेबिलिटी कम हो जाती है। बायोअवेलेबिलिटी कम होने का कारण ही है ये प्लाज्मा से बाइंड ज़्यादा हो जाती है और हाई फास्ट मेटाबॉलिज्म होता है। जल्दी से जितनी जो फ्री ड्रग्स हैं उसका फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म होता है, लेकिन 90% इसका प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग भी है, ये प्लाज्मा के साथ में ज़्यादा बाइंड करती है। ठीक है, इसके बाद में हम इसके अदर एक्शंस की बात करें, जैसे कि इसके मेटाबॉलिज्म की बात करें तो मेटाबॉलिज्म इसका लीवर के अंदर हो जाता है और ये एक्सक्रीट आउट होता है यूरिन के थ्रू। लीवर में इसका मेटाबॉलिज्म होता है और एक्सक्रीशन इन यूरिन with metabolic changes, मतलब मेटाबॉलिक चेंजेस होने के बाद में ये क्या है, यूरिन के थ्रू एक्सक्रीट आउट हो जाता है एक्सक्रीशन के प्रोसेस के द्वारा। इसके बाद में हम बात करें, अगर हम पैरेंटल और ओरल प्रिपरेशन की बात करें, अगर ओरल ड्रग और पैरेंटल ड्रग की हम रेशियो की बात करें तो अगर हम वन डोज अगर हम मतलब ओरल डोज की अगर हम 40 डोज देते हैं तो एक डोज पैरेंटल इसका इफेक्टिव है। मतलब 40 टेबलेट अगर हम ओरली दे रहे हैं उसके बजाय अगर हम एक डोज अगर पैरेंटली आईवी उसको पुश कर देते हैं तो वो ज़्यादा इफेक्टिव उसके मामले में बराबर रहेगा। ठीक है, इसके बाद में हम बात करते हैं इसके प्रोपेनालोल करता क्या है। वैसे प्रोपेनालोल का जो बायोअवेलेबिलिटी ज़्यादा कम होने की वजह से ये क्या कर देता है, लो कर देता है हेपेटिक ब्लड फ्लो को। ठीक है, अगर लंबे समय तक हम प्रोपेनालोल ले रहे हैं तो वो हेपेटिक ब्लड जो फ्लो होता है उसको कम कर देता है। हाई हेपेटिक ब्लड फ्लो की वजह से इसके एक्सक्रीशन ज़्यादा हो जाते हैं, मतलब मेटाबॉलिज्म ज़्यादा होता है। हाई हेपेटिक ब्लड फ्लो की वजह से जो इसका जो मेटाबॉलिज्म इंक्रीज हो जाता है, इंक्रीज मेटाबॉलिज्म। मतलब ड्रग कितनी देर में एक्शन करेगी, एक्शन कैसे करेगी, उसके किसके ऊपर डिपेंड करता है, उसके हेपेटिक ब्लड फ्लो के ऊपर डिपेंड करता है। अगर हेपेटिक ब्लड फ्लो है तो ड्रग लंबे समय तक एक्शन करेगी। अगर हेपेटिक ब्लड फ्लो तेज है तो उसका मेटाबॉलिज्म जल्दी हो जाएगा। मेटाबॉलिज्म जल्दी हो जाएगा तो वो ड्रग जल्दी से ही बॉडी से एक्सक्रीट आउट हो जाएगी। इसके बाद में हम बात करते हैं इसके डोजेस के बारे में। एक मैकेनिज्म ऑफ एक्शन रहेगा, एक बार मैकेनिज्म ऑफ एक्शन देख लेते हैं। देखिए मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या होते हैं इसके, ये बीटा रिसेप्टर्स को क्या कर देता है, ब्लॉक कर देता है। इसके बाद में हम बात करते हैं मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन प्रोपेनालोल का सीधा इफेक्ट है कि बीटा रिसेप्टर्स पर ये वर्क करता है। बीटा रिसेप्टर जैसे बीटा B1 होता है और B2 होता है। B1 अदर बॉडी के अंदर हर जगह पर प्रेजेंट होता है। बीटा 2 जो रिसेप्टर्स होते हैं, बीटा 2 रिसेप्टर्स हमारे हार्ट के अंदर प्रेजेंट होते हैं, हार्ट के ऊपर आते हैं, और B1 होते हैं पूरी बॉडी के अंदर होते हैं। लेकिन प्रोपेनालोल तो पता है दोनों के ऊपर इफेक्ट करता है। अदर जैसे कार्डियो सेलेक्टिव ड्रग्स की बात करें तो वो B2 रिसेप्टर्स पर कॉन्वर्ट करते हैं। नॉन सेलेक्टिव अदर्स जो ड्रग्स हैं मैंने डिस्कशन किया था, साथ में पिडोलोल डिमोलोल होता है, जैसे यूरिनरी ब्लैडर हो गया, उसके ऊपर ये B रिसेप्टर्स होते हैं, तो वहाँ इसका इफेक्ट ज़्यादा देखने को मिलता है। तो इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है वो इसको इनहिबिट करता है या ब्लॉक करता है। ठीक है, इसको ब्लॉक कर देता है, तो इसका ये मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है। अब हम बात करते हैं इसके डोजेस के बारे में। डोज की हम बात करें तो डोज में हम 10 mg to 60 mg 160 mg
बीडी और टीडीएस दोनों तरीके से दे सकते हैं, ठीक है। ओरली जो टेबलेट्स आते हैं उसके 10 mg टू 160 mg बीडी या टीडीएस, मतलब दिन में 2 बार या दिन में 3 बार दे सकते हैं। अगर हम बात करें आईवी रूट से 2 mg टू 5 mg स्लो आईवी पुश करते हैं 10 मिनट, ठीक है। 10 मिनट तक इसको स्लोली आईवी देते हैं और इसका जो इफेक्ट है वो आता है। उसके बाद में हम बात करें अगर आईएम और सबकुटेनियस अगर की बात करें, रूट की बात करें, तो इसके द्वारा नहीं दिया जाता, नो एडमिनिस्ट्रेट आईएम और सबकुटेनियसली बिकॉज ऑफ इट कॉज इरिटेशन, मतलब वहां पर जलन होती है, वहां पर इन्फ्लामेशन अक्कर हो सकती है, वहां पर रेडनेस हो सकता है, इसलिए इसको आईएम और सबकुटेनियस रूट से नहीं देते हैं ड्रग को, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं अब हम इसके ड्रग इंटरेक्शन के बारे में। ड्रग इंटरेक्शन के बारे में बात करें तो अगर हम प्रोपेनालोल के साथ में वेरापामिल देते हैं, वेरापामिल कैल्शियम चैनल ब्लॉकर, ठीक है, वेरापामिल देते हैं तो ये क्या करता है, ये एडिशनली कार्डियक का डिप्रेशन करता है, ठीक है, एडिशनली कार्डियक डिप्रेशन करता है। इस कार्डियक डिप्रेशन की वजह से कार्डियक अरेस्ट भी हो सकता है, ठीक है। कार्डियक अरेस्ट मतलब हार्ट का काम करना बंद हो जाता है, कार्डियक अरेस्ट हो सकता है, कार्डियक ब्लॉक हो सकता है, ठीक है। और अब हम बात करें दूसरे ड्रग्स की, जैसे अगर हम प्रोपेनालोल के साथ में अगर सिमेटिडिन ड्रग्स देते हैं, सिमेटिडिन मतलब हम बात करें वो H2 एंटागोनिस्ट जो एंटासिड्स ड्रग्स होते हैं सिमेटिडिन, अगर सिमेटिडिन के साथ में अगर प्रोपेनालोल को देते हैं तो ये ड्रग इंटरेक्शन में क्या करेगा, सिमेटिडिन इसके मेटाबॉलिज्म प्रोपेनालोल के मेटाबॉलिज्म को क्या कर देता है, डिक्रीज कर देता है, डिक्रीज मेटाबॉलिज्म ऑफ प्रोपेनालोल। अगर इसका प्रोपेनालोल का जो मेटाबॉलिज्म अगर डिक्रीज होगा तो प्लाज्मा में इसका लेवल इंक्रीज होगा, ठीक है, और इसके साइड इफेक्ट ज्यादा देखने को मिल सकते हैं, ठीक है। तो साइड इफेक्ट ज्यादा देखने को प्रोपेनालोल ड्रग का ज्यादा देखने को मिल सकता है, इसलिए सिमेटिडिन के साथ में प्रोपेनालोल ड्रग नहीं देते हैं, ठीक है। अगर हम बात करते हैं नेक्स्ट इसके यूजेस के बारे में, तो यूजेस के बारे में हम डिस्कशन करें तो सबसे पहले अगर हम यूज बताएं तो एंटी हाइपरटेंशन, मतलब हाइपरटेंशन के अंदर इसका यूज करते हैं, बीपी की कंडीशंस के अंदर इसको यूज कर रहे हैं। दूसरा एंजाइना पेक्टोरिस, थर्ड वन एमआई की कंडीशन, मायोकार्डियल इंफार्क्शन, हार्ट अटैक, मायोकार्डियल इंफार्क्शन हार्ट अटैक, और कंजस्टिव हार्ट फेलियर के अंदर भी दे सकते हैं इसको, ठीक है, हार्ट ब्लॉक के अंदर भी दे सकते हैं। प्रोपेनालोल का ड्रग का जो छठा यूज अगर हम बात करें तो एंजाइटी की कंडीशंस में भी, एंजाइटी की कंडीशंस में भी इस ड्रग्स का यूज काफी मात्रा में करते हैं। साथ साथ में अगर हम अरिथमिया की कंडीशंस में भी इस ड्रग्स का बहुत यूज होता है। तो कुछ जो मेन जो मैंने डिजीज बताई हैं उनके अंदर प्रोपेनालोल ड्रग का बहुत यूज हो रहा है आजकल, ठीक है। इसके बाद में हम बात करते हैं इसके कुछ साइड इफेक्ट के बारे में। प्रोपेनालोल के साइड इफेक्ट्स वैसे तो बहुत कम होते हैं, पर फिर भी अगर देखने को अगर हम बात करें तो जैसे ब्रेडिकार्डिया, देखने को मिलता है,
दूसरा हम बात करते हैं COPD। इसके ये चीजें इसकी कॉम्प्लिकेशंस भी हैं और कॉन्ट्राइंडिकेशंस भी, मतलब इन कंडीशन में देनी भी नहीं है ड्रग, साथ में अगर धीरे धीरे अगर लंबे समय तक लेते हैं तो ये चीजें देखने को मिल सकती हैं। COPD अगर हम और बात करें तो इंक्रीज लेवल ऑफ एनडीएन, लो डेंसिटी ऑफ लाइपोप्रोटीन, मतलब जो कोलेस्ट्रॉल का लेवल है बॉडी के अंदर उसका लेवल बढ़ जाना, ये लेवल बढ़ने की वजह से हार्ट के ऊपर ज्यादा इफेक्ट होता है, जैसे एथेरोस्क्लेरोसिस हो सकता है, माइग्रेन आ सकते हैं। ठीक है, उसके बाद में हम बात करें और रिबाउंड हाइपरटेंशन। रिबाउंड हाइपरटेंशन का मतलब है जब हम प्रोपेनोलोल को लंबे समय तक लेने के बाद में अचानक छोड़ देते हैं, अचानक छोड़ने की वजह से वो रिबाउंड करके हाइपरटेंशन कॉज करता है, उसकी वजह से अचानक ही छोड़ने की वजह से उसका विड्रॉल सिम्टम्स देखने को मिल सकते हैं। विड्रॉल सिम्टम्स में हाइपरटेंशन, बीपी बढ़ना और हार्ट रेट तेज हो जाना, ये सब देखने को मिल सकता है। उसके साथ में हम बात करते हैं हार्ट ब्लॉक देखने को मिल सकता है, कोल्ड हैंड फीट्स, हैंड फीट्स, हाथ पाँव जो होते हैं वो ठंडे पड़ने लग जाते हैं। ठीक है, और निस्टिगमस नाइट ट्रेमस। नाइट ट्रेमर्स का मतलब होता है नाइट के टाइम में ट्रेमर्स, मतलब हाथ पैर कपना। ठीक है, फॉरगेटफुलनेस, आदि, ये सब कुछ इसके साइड इफेक्ट के रूप में देखने को मिल सकते हैं। तो ये थी हमारी आज की क्लास प्रोपेनोलोल के ऊपर और बीटा ब्लॉकर के ऊपर। नेक्स्ट क्लास के अंदर हम कार्डियो सेलेक्टिव ड्रग्स के बारे में डिस्कशन करेंगे और कार्डियो सेलेक्टिव ड्रग्स के बारे में डिस्कशन के साथ साथ हम इस बीटा ब्लॉकर्स के इस चैप्टर को हम खत्म करेंगे। आई होप आपको ये मेरी क्लासें पसंद आ रही हैं। थैंक यू सो मच।